हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स बुक के चैप्टर 1 को देखेंगे। ठीक है, जो क्लास 9 में सिविक्स का बुक है जिसका नाम लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 है, और इसका पार्ट 2 जो पढ़ा जाता है वो क्लास 10 में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, इसमें टोटल 5 चैप्टर दिया हुआ है, और जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो ये वर्ड तो आप लोग जरूर सुने होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं है? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है या नहीं है? डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, अच्छे से समझना है, इसीलिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा। तो पढ़ा जाएगा ये कि हम लोगों को सबसे पहले तो परिभाषा ढूंढना है कि ये लोकतंत्र होता क्या है, उसका परिभाषा ढूंढना है, और सही मायने में लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है वो देखना है। ठीक, और क्या चीज़ रहे किसी समाज में या किसी देश में, क्या सिस्टम बनाया जाए कि वहाँ पे लोकतंत्र माना जाए, और क्या नहीं रहेगा तो उसको लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह का चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। और लास्ट में लिखा है हम लोगों फिर लोकतंत्र की वृहत्तर यानी कि बड़े सेंस में लोकतंत्र को क्या कहा, लोकतंत्र किसे कहा जाता है, उस पे बात करेंगे। ठीक है, आगे बता रहा है कि ये डेमोक्रेसी वाला सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, वो दुनिया में आज बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या ये बहुत अच्छा सिस्टम है इसलिए फेमस है, या क्या रीज़न है इसके फेमस होने का, इसी को इस चैप्टर में थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक, जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? अब लोकतंत्र क्या है इसके बारे में दिया हुआ है कि हम लोगों को सबसे पहले तो ये बताना है कि लोकतंत्र में परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, परिभाषा क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया है, इसको समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये परिभाषा, डेफिनेशन सुने होंगे आप लोग, डेफिनेशन बताइए। तो ये परिभाषा की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे एक डिस्कशन दिया हुआ है। देखिए, पूरा एक मैरी नाम की है लड़की, और उसका मैडम से बात हो रहा है, और ये पूरा ये कहानी दिया हुआ है कि क्या बात कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा हम लोग समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बोल रही है मैरी कि मैम, ये हम लोगों को ठीक नहीं लगता कि हमने पिछले साल यानी कि जो पिछला बुक पढ़े थे उसमें लोकतंत्र के बारे में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में सब चीज़ पढ़ ली है। लोकतंत्र में क्या व्यवस्था होता है, किस तरह का चीज़ होता है, वो हम लोग पढ़ लिए, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, यानी कि बाद में, यानी कि पहले हम लोग समझ लिए कि लोकतांत्रिक सिस्टम कैसे काम करता है, फिर अब समझने जा रहे हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। ये मैडम से वो बोल रही थी। तो लिंगदो मैडम वो बोलती है, शॉर्ट में ही आपको बताते हैं कि देखिए, हम पहले शब्दों को यूज़ करते हैं, बाद में उसका मतलब समझते हैं, ऐसा दुनिया में अक्सर होता है। जैसे कलम हो गया, बरसात हो गया, प्रेम हो गया, ये सब ऐसा शब्द है जिसका मतलब तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल पूरा करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैरी पूछती कि मैम, फिर परिभाषा का ज़रूरत ही क्यों है, क्यों बनाएं हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। जब भी कोई वर्ड हम लोगों को यूज़ करना है, तो अगर उसका सही मतलब जानेंगे तो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और सही नहीं जानेंगे तो फिर उसका गलत मीनिंग भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्या जानना चाहिए, तो असल परिभाषा जानना चाहिए। ठीक है, और लोकतंत्र में भी यही मामला है। लोकतंत्र में अलग अलग अर्थ में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे लड़का या लड़की है,
वो बोल रहा है कि मैम अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के लिए ये लोकतंत्र जो सिस्टम है वो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। ठीक है, अब्राहम लिंकन कहीं पे स्पीच दे रहे थे, वहीं पे बोले थे डेमोक्रेसी की परिभाषा कि लोकतंत्र क्या है। तो डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, ये वो डिफिनेशन बोले थे। तो वही बोल रहे हैं कि यही ठीक है, ये रहने देते हैं, हाँ लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही है, यही शासन है। लेकिन फिर मैडम बोलती है कि देखिए वो परिभाषा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इंसान, कोई नामी गिरामी आदमी अगर कुछ अच्छा कह दे तो सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो बहुत बड़ा इंसान है। ठीक है, वो कोई चीज़ गलत भी बोल सकता है। तो यहाँ पे वो गलत नहीं बोला है, लेकिन उसका और भी मतलब समझने का ज़रूरत है, ऐसा मैम बोल रही है। ठीक, एक दूसरी है, वो बोल रही है कि मैम डेमोक्रेसी जो है वर्ड, वो डेमोक्रेसिया से बना है। एक यूनान का वर्ड है डेमोक्रेसिया, और उसमें डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी कि वैसा सिस्टम जहाँ लोगों का शासन हो। तो फिर हम लोगों को नया परिभाषा ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो फिर मैम बोलती है कि हर दम वही ढूंढ लेना कि वर्ड कहाँ से शुरू हुआ है, वो हमेशा सही अप्रोच नहीं है, सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल से मैम समझाई है कि जो कंप्यूटर वर्ड शुरू हुआ था, कंप्यूटर वर्ड जो शुरू हुआ था वो कंप्यूटर का मतलब था कंप्यूटिंग, यानी कि गणना करना। जो आज आप लोग कैलकुलेटर देखते हैं ना, शुरुआत में कंप्यूटर का काम वही गणना करना था, कैलकुलेट करना था। लेकिन आज क्या कंप्यूटर का वही मतलब है? लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने, ये सारे चीज़ में क्या यूज़ होने लगा है? कंप्यूटर यूज़ होने लगा है। तो आप सिर्फ कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का मतलब गणना, कैलकुलेटर, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो लास्ट में फिर बच्चा लोग एग्री हो जाता है कि ठीक है मैम, अब समझ गए कि किसी भी चीज़ का सही से परिभाषा समझना ज़रूरी है, तभी हम उसको बाकी चीज़ों से अलग कर पाएंगे, तभी हम उसके मतलब को सही से जान पाएंगे। तो ये रहा परिभाषा, डिफिनीशन। समझ रहे हैं आप क्यों इम्पोर्टेंट है? तो परिभाषा, और परिभाषा का मतलब आपको एक बार में ऐसा बात बोलना है कि सामने वाले को समझ आ जाए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसको बोला जाता है परिभाषा। ठीक है, ठीक है। तो एक सरल परिभाषा से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। और लोकतंत्र में आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र में एक सिंपल मतलब होता है लोगों का सिस्टम, और लोगों का सिस्टम यानी कि लोग अपना सरकार खुद चुनेगा। और उसी को यहाँ पे लिखा है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे शासक जो है, शासक जो शासित करते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनका चुनाव कौन करेंगे? तो लोग करेंगे। तो ये कैसा सिस्टम है? ये लोकतंत्र है। क्या दुनिया में और भी सिस्टम है क्या? बिल्कुल है। वैसा सिस्टम जहाँ पे सैनिक लोग हेड बन जाते हैं, जहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, म्यांमार में अब देखिए, तो वहाँ पे सैनिक लोग वो अपने आप को क्या किया, हेड घोषित कर दिया कि हम यहाँ की सरकार हैं। और उन लोगों ने सैनिकों को तो नहीं चुना था। ठीक है, तो बताइए क्या वो लोकतांत्रिक सरकार है? नहीं है। फिर पिनोसे एक जगह है चिले, वहाँ भी तानाशाह जो अपनी मनमर्जी से शासन करता है, उसका भी चुनाव लोग नहीं करते हैं। फिर राजशाही, सऊदी अरब का नाम सुने होंगे आप लोग। तो राजशाही जहाँ राजा का सिस्टम हो, वहाँ भी कोई लोग तो चुनता नहीं है शासक। जो राजा के घर में बेटा पैदा हुआ उसी को राजा बनाया जाता है, राज परिवार में जन्म लेने वाले। ठीक है, तो लोकतंत्र आप समझ रहे हैं कैसा सिस्टम है? जहाँ लोग चुनेगा अपने शासक को, वो सिस्टम होता है कौन सा? लोकतंत्र। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ आ गया होगा। फिर आपको यहाँ पे बता रहा है कि देखिए, इस परिभाषा को भी अगर हम लोग बिना सोचे समझे यूज़ कर लें तो फिर बहुत सारा खराब सिस्टम को भी आप लोकतंत्र बोल देंगे। कैसे? कि अगर बहुत सारा ऐसा देश है दुनिया में जहाँ पे चुनाव होता है, सरकार को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है।
आप क्या पढ़े हैं भी लोकतंत्र की परिभाषा, कि जहाँ लोगों का शासकों का चुनाव लोग करते हैं वो लोकतंत्र है। अब वैसा सिस्टम जहाँ जहाँ चुनाव होता है उसको आप लोकतंत्र बोल देंगे। आपको लग रहा होगा हाँ, लेकिन नहीं बोलना है, हर जगह वैसा नहीं होगा। आपको फ़र्क करना पड़ेगा कि कौन सा सरकार सही में चुनाव करवा रहा है और कौन सा सरकार बस डुप्लीकेट या नाम का चुनाव करवा रहा है। वही बोल रहा है यहाँ पे कि कौन, देखिए डेमोक्रेसी सब कहलाना चाहता है दुनिया में सब लोग चाहता है कि हमको लोग क्या बोले, लोकतांत्रिक बोले। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक एक वैल्यूएबल चीज़ है जहाँ जनता का अधिकार होता है, तो सब वही बोलना चाहता है। लेकिन असली लोकतंत्र कौन है और दिखावटी लोकतंत्र कौन है, इसका सावधानी पूर्वक हम लोगों को फ़र्क करना पड़ेगा। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार में सिर्फ डिफिनेशन से नहीं होगा, उस एक लोकतांत्रिक सरकार का क्या क्या विशेषता होता है और वो विशेषता सब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि सही मायने में कोई देश लोकतंत्र है या नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव करवा देने से लोकतंत्र नहीं हो जाता। ठीक है, चुनाव सही तरीके से भी होना चाहिए। अब एक एक चीज़, नेक्स्ट जो टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएं, क्या चीज़ रहेगा कि हम लोग किसी देश को लोकतांत्रिक बोलेंगे और क्या चीज़ नहीं रहेगा कि हम लोग लोकतांत्रिक बोलना उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल में अच्छे से बताया, आप लोग भी समझिए, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी आप बोले लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता के द्वारा होता है। यहाँ पूछ रहा है कि शासक कौन है, कौन लोकतांत्रिक कहे जाने वाला और उसके अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है। बोल रहा है कि किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। किसको चुना जाना चाहिए? जो बहुत सारा ऑफिसर लोग बैठा होता है, क्या उसको जनता चुनती है? वो भी तो फैसला लेते हैं। ठीक है, तो किसको चुनना चाहिए, कौन चुना जाएगा, कौन है शासक, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानना है। ठीक है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? कि चुनाव तो बहुत जगह हो रहा है, आप किसको बोलेंगे कि कहाँ चुनाव हो रहा है लोकतांत्रिक और कहाँ चुनाव हो रहा है अलोकतांत्रिक? कौन सा शर्त को पूरा करेगा जो आप बोलेंगे कि वो लोकतांत्रिक है? ठीक है, और कौन लोग हैं जो शासक को चुनेंगे? अब शासक तो हो गया, चुनाव भी होने वाला है, लेकिन चुनने वाला कौन होगा? जनता का सब लोग? क्या बच्चा भी जाके वोट देते? कौन है जो लोगों का चुनाव करेगा? ठीक है, और क्या सबको वहाँ पे बराबरी से भाग लेने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यही सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, और सरकार कैसा होगा कि आप उसको लोकतांत्रिक बोलेंगे? ठीक है, और क्या एक बार आप सरकार को जब चुन देते हैं तो क्या सब कुछ सरकार अपने मर्जी से करने लगेगा, या फिर सरकार पे भी कुछ लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा में सरकार को बंध के काम करना ज़रूरी है? ये सब भी आपको इसी चैप्टर में पता चलेगा। नागरिकों के कुछ अधिकार होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि एक बार सरकार को चुन दिए तो सरकार अपना मनमर्जी करने लगे, ऐसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, क्या है विशेषता, इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ देखना है। ठीक, अब अभी तक आप लोग क्वेश्चन सुन रहे हैं, अब आप लोग आंसर भी सुनिए। ठीक है, अब दिया हुआ है पहला जो टॉपिक है, एक एग्जाम्पल से बात समझाया है। टॉपिक का नाम है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। ये निर्वाचित क्या होता है? निर्वाचित यानी कि इंग्लिश में बोले तो इलेक्टेड, जिसका चुनाव हुआ हो। निर्वाचित किसको बोलेंगे? जिसको चुना गया हो लोगों के द्वारा। ठीक है, तो जो भी फैसला लिया जाएगा किसी देश में, जो भी प्रमुख इम्पोर्टेंट फैसला लिया जाएगा वो निर्वाचित नेताओं के द्वारा होना चाहिए। निर्वाचित यानी कि जो इलेक्टेड है, जो लोगों के द्वारा चुन के गए हैं, ना कि वैसा कोई जो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बात समझिए, यहाँ क्या दिया हुआ है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल से यहाँ बात समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो हम लोग भी समझते हैं कि पाकिस्तान में एक इंसान था जिसका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यानी कि ये सैनिक का हेड था, जनरल है। तो परवेज़ मुशर्रफ था, वो अक्टूबर 1999 का बात है। ठीक है, वो सैनिक तख्ता पलट करता है। तख्ता यानी कि जिस पे कोई राजा प्रधानमंत्री बैठा हो, और तख्ता को पलट देना यानी कि राजा को हटा दिया या शासक को हटा दिया
जिसको भले ही जनता चुनी हो उसको हटा दिया और सैनिकों के द्वारा तख्ता पलट कर दिया। अब उस देश का हेड किसको बना दिया गया? सैनिकों को बना दिया गया। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 में क्या करता है? सैनिक तख्ता पलट कर देता है। जो लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनाव के द्वारा सरकार चुनी गई थी उसको हटा के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और कैसा? वो खुद कौन है? तो सैनिक का हेड है और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करता है कि हम ही इस देश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुख्य कार्यकारी हम ही हैं। जैसे समझ लीजिए राष्ट्रपति, ठीक है, आगे लिखा हुआ भी है। वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देता है 2002 में। फिर क्या करवाता है? एक वर्ड आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, जनमत संग्रह। पिछले चैप्टर यानी कि इसमें नहीं, यानी दूसरे बुक में, हिस्ट्री में, ठीक है। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या हुआ? जनमत, जन यानी कि लोग और उसका मत यानी कि वोट, संग्रह। जब किसी मुद्दे पर एक देश के लोगों का राय जानना हो तो उसको बोला जाता है जनमत संग्रह। सब लोगों से पूछा जाएगा, समझ लीजिए वोटिंग हो रहा है, ठीक है। तो 2002 में वो जनमत संग्रह करवाया, पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि आप हमको अपना हेड मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और देखिए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कोई मान नहीं भी रहा होगा तो उसको मैनिपुलेट किया, गलत तरीके से सबको हाँ बुलवाया होगा या किसी तरीके से मैनिपुलेट करके वहाँ अपना कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा लिया। अब बोला कि हम हेड हैं और हम ही 5 साल के लिए इस देश के हेड हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे मीडिया लोग था, मानवाधिकार संगठन था, लोकतंत्र के लिए काम करने वाला लोग था, सब बोल रहा है कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी किया है। जनमत संग्रह जो करवाया है ये एक धोखाधड़ी है। कोई लोग हाँ नहीं बोला है, बहुत कम लोग हाँ ही बोला होगा। ये सब गलत चीज़ है। गलत तरीके से ये सरकार अपने आप को स्थापित किया है। कहाँ पे? गद्दी पे। तो अगस्त 2002 में ही क्या करता है? अब देखो, राष्ट्रपति तो वो चुना गया है, तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाता है और पाकिस्तान के संविधान को बदल डालता है। पाकिस्तान में जो संविधान बना हुआ था उसको क्या किया? चेंज कर दिया। पाकिस्तान के संविधान को चेंज कर दिया और क्या बोल रहा कि राष्ट्रपति जो खुद वो बन गया है, राष्ट्रीय यानी कि देश के और प्रांतीय यानी कि राज्यों के असेंबली को भंग कर सकता है। यानी कि जो जनता के द्वारा चुना जाएगा सरकार, एक देश के लेवल पे और एक छोटे छोटे राज्यों के लेवल पे, सबको सरकार निरस्त कर सकता है। क्या कर सकता है? उसका असेंबली समझ रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा जो होता है उसको वो भंग कर सकता है। अपने में अधिकार ले लिया। अब देखिए, जो जनता के द्वारा सरकार चुना जाएगा उसको कौन भंग कर सकता है? जो खुद तख्ता पलट करके गद्दी पे बैठा है वो, ठीक है। और जो मंत्री परिषद, जो मंत्री लोग होगा वो किसके अंदर काम करेगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसमें ज़्यादातर लोग सेना होते थे। अब सेना के अंडर में कौन काम कर रहा है? तो मंत्री काम कर रहा है। इसीलिए आप सुनते होंगे पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह लोग बहुत है। सैनिक लोग अपना मनमानी चलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको देखने बोल रहा है कि पाकिस्तान का हाल ज़रा देखिए। यहाँ पे चुनाव भी हुआ बाद में और वहाँ पे इलेक्टेड लोग गया ना, सेंट्रल लेवल पे और राज्य के लेवल पे सब जगह चुनाव हुआ। लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति के, और वो राष्ट्रपति चुना नहीं गया है। वो राष्ट्रपति कैसा है? वो राष्ट्रपति अपने मनमर्जी से तख्ता पलट करके बैठा है। तो यानी कि सर्वोच्च सत्ता, जो सबसे ऊपर सत्ता है, जो पावर जिसके पास है, वो एक सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास था। यानी कि जो सबसे ऊपर हेड है वो कौन है? वो है जनरल मुशर्रफ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पूछ रहा है कि बताइए क्या ऐसा सिस्टम को आप लोकतंत्र कहेंगे? बोल रहा है यहाँ पे बहुत सारा रीज़न है, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ देखना है कि क्या पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? तो जो मेंबर चुने गए थे वो कंट्रोल में थे, एक तोता की तरह थे। किसके? राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के। तो बताइए, जो फैसला लेने वाला है उसको ना पूछेंगे, ये बताइए कि ये चुना गया था या नहीं गया था। अगर वो चुना नहीं गया था तो फिर वो लोकतंत्र कैसा, ठीक है। तो ये आगे लिख रहा है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि इंग्लिश में उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, यानी कि आप जिसको चुन के भेजते हैं। जैसे आप अपने यहाँ से विधायक को, एमपी को
यानी कि सांसद को जो चुन के भेजें वो आपके प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जो भी चुने गए प्रतिनिधि थे वो वास्तविक शासक तो थे ही नहीं, फैसला तो कोई और लेता था, अंतिम फैसला वो कर ही नहीं सकते थे। वो बैठ के कानून बनाने बैठे, लेकिन फैसला कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है राष्ट्रपति। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। ठीक है, तो ये तानाशाही और राजशाही है, और जहाँ पे एक दिखावटी रूप में संसद और सरकार तो होती थी, लेकिन असली सत्ता जनता के हाथ में नहीं होती थी। और बहुत सारे देशों में प्रॉब्लम ऐसा भी है, ये तो पाकिस्तान का आप लोग देखें, और तो पाकिस्तान में चलिए खुद अपना ही जो वहीं का आदमी है वही हेड बन रहा है, लेकिन बहुत सारे देश में बाहर का कंट्रोल होता है। बहुत सारा देश ऐसा है दुनिया में जहाँ पे वहाँ का सरकार तो बस बैठा हुआ है नाम का, वो काम कर रहा है विदेशी सरकार का, विदेश का सरकार जो उसको बोल रहा है, क्योंकि पैसा का मामला और भी बहुत तरह का मामला होता है, डर का मामला, ये सारा चीज़ होता है, जिसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, कोई बाहरी सरकार, कोई दूसरे देश का सरकार कंट्रोल करता है दूसरे देश को। आप लोगों को लग रहा होगा ये सिस्टम आज चलता है, बहुत धड़ल्ले से चलता है, ठीक है, आराम से। तो यही सब समझना होता है, ये सब पढ़ने में, ठीक है। तो लोकतंत्र का हम लोग एक पहला विशेषता समझ रहे हैं यहाँ पे। लोकतंत्र की एक पहली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में फैसला कौन करेगा, लोकतंत्र में फैसला वो करेगा जो लोगों के द्वारा चुना गया हो। ठीक है, अगर लोगों के द्वारा चुना हुआ इंसान वहाँ पे फैसला नहीं करता है, कहाँ पे, किसी देश में, तो फिर उसको आप वो नहीं बोलेंगे, लोकतांत्रिक देश नहीं बोलेंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग, लोकतंत्र की एक विशेषता, लोकतंत्र की एक विशेषता ये है कि अंतिम निर्णय कौन लेगा, चुना हुआ इंसान ही लेगा। तो आप लोग एक विशेषता समझ गए, और आप लोग ये भी समझ गए कि क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पे चुना हुआ नहीं हो फिर भी फैसला ले। तो देखिए ना, एग्जाम्पल सामने आपके दिख रहा है, कौन सा, पाकिस्तान का एग्जाम्पल, कि चुना हुआ लोग वहाँ भी है, चुनाव वहाँ भी हो रहा है। तो आप लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट वाला डिफिनेशन था उसके आधार पे तो बोल दीजिएगा, जहाँ जनता अपना शासक का चुनाव करता है तो लोकतंत्र है, तो आप पाकिस्तान को लोकतंत्र बोल देंगे। लेकिन आगे का उसका हालत देख के आप उसको पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक टॉपिक हुआ, नेक्स्ट आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी कि जो चुनाव होगा वो स्वतंत्र, फ्री और फेयर, फ्री एंड फेयर बोला जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बात समझाया है चाइना का, चीन का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाया गया है, क्या है कि चीन की संसद, देखिए एक अजीब सा नाम है, वहाँ का लैंग्वेज में है कवांगोऊ रेमिन दाइवियाओ दाहुई। अब मुझे चाइनीज़ नहीं आती, मैं ऐसे ही बोल यहाँ पे देख रहा हूँ। वहाँ पर जो संसद है उसका नाम राष्ट्रीय जन संसद है, वहाँ के लैंग्वेज में ये, आपको मन करे तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो चीन की संसद में हर 5 साल में नियमित रूप से चुनाव होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि चाइना में जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे हर 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में चुनाव होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी तक तो लोकतांत्रिक लग रहा है। और संसद जो है वही संसद अपने सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करता है। वाह, ये भी ठीक लग रहा है। क्या करता है कि संसद जो है उसी के द्वारा चुना जाता है, किसको, राष्ट्रपति को। ये भी ठीक लग रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम लोग, क्या आप लोग कभी राष्ट्रपति को वोट देने गए थे? नहीं गए होंगे, क्योंकि उसका जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है। हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि जाके राष्ट्रपति को चुन देते हैं। यहाँ भी ठीक लग रहा है। वहाँ का जो संसद है वहाँ पे 3000 मेंबर्स हैं, 3000 लोग उसमें आते हैं। और कुछ जो है, कुछ इसमें से कुछ मेंबर का चुनाव जो है वो सेना भी कर देती है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। लेकिन जो भी पार्टी चुनाव में खड़ा होता है उसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट
ये कम्युनिस्ट एक अलग ही सिस्टम ही है दुनिया में, ठीक है। इसके बारे में जब चर्चा होगा तो बताएंगे। एक कम्युनिस्ट सिस्टम दुनिया में चलता था, ठीक है, 9 में ही पढ़ना है। कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती थी, यानी कि जो भी इस चुनाव में खड़ा होगा उसको किससे मंजूरी लेना है, तो वो लेना है कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। 2002-3 में कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ा था और कुछ छोटा छोटा पार्टी लड़ा था। जनरली समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो चाइना के इलेक्शन में भाग लेती है, और छोटी मोटी पार्टियां हैं जिसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, बस नाम की पार्टी है। और सरकार देखो, सरकार जो है सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सरकार किसका बनेगा? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनेगा। तो एक और एग्जांपल 1930 एक देश है जिसका नाम है मैक्सिको। नाम सुने होंगे आप लोग, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जस्ट नीचे ऐसे है। ये है मैक्सिको। और ये मैक्सिको क्या बोल रहा है कि 1930 में आज़ाद हुआ। 6 साल बाद हर वहाँ 6 साल बाद वहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ 5 साल में चुना होता है, मैक्सिको में 6 साल में होता है, ठीक है। वहाँ ठीक सिस्टम चल रहा है, अभी तक कोई फौजी वाला सिस्टम नहीं आया, कोई सैनिक जाके तख्ता पलट नहीं कर दिया, वहाँ पे सिस्टम ठीक ही चल रहा है। लेकिन 2000 ईस्वी तक आते आते देखिए कितना साल हो गया, 70 साल। 2000 ईस्वी तक आते आते चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी एक ही पार्टी है जो हमेशा जीत रही है, ठीक है। आप लोग इंडिया के बारे में इतिहास भी जानिएगा, उसमें भी पता चलेगा आपको। एक ही पार्टी ऐसी है PRI जो जीतते आ रही है पिछले 70 साल से। और बोल रहा है दूसरे दल चुनाव में हिस्सा भी लेते थे, और भी दल, जैसे चाइना में तो और दल है ही नहीं, है तो एकदम नाम का है, काम का है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरे दल, दूसरे पार्टी वो चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन कभी जीत हासिल नहीं करते हैं। ये जो पार्टी है PRI, ये परी नहीं है, PRI है। ये परी जो है सॉरी, ये PRI जो है वो अलग अलग तरीके का हथकंडा अपनाकर जीत हासिल करते थे, यानी कि गलत तरीके से चुनाव को किसी तरह मैनिपुलेट करके वो लोग क्या करता था, जीत हासिल कर लेता था। देखिए क्या लिख रहा है, सरकारी दफ्तर यानी कि जो सरकारी ऑफिस होता था वहाँ पर जितना भी काम करने वाला लोग है सबको बुला लेता था अपने मीटिंग में, सबको पार्टी के बैठक में मीटिंग करना अनिवार्य था। आपको पता है इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई भी इंसान अगर डाउट होता है कि कोई भी अधिकारी, देखिए चुनाव तो अधिकारी लोग ही करवाते हैं, कर्मचारी लोग ही करवाते हैं, तो वो लोग अगर गलत तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है तो उसको चुनाव आयोग कहीं भी भेज देता है, सही इंसान को लाना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अनिवार्य कर दिया है कि सरकारी ऑफिसर लोग, सरकारी लोग आके बैठेगा कहाँ पे, पार्टी के मीटिंग में। देख रहे हैं आप लोग कैसे कर रहा है ये परी, ठीक है। फिर सरकारी स्कूल में, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे प्रचार करवाया जा रहा है कि अपने मम्मी पापा को घर पे जाके बोलना कि वोट किसको दे, परी को, मतलब PRI को, है ना, तो परी को वोट दे, ठीक। और मीडिया जो मीडिया के बारे में बोल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका आता है, मीडिया का। मीडिया को बोला जाता है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 4th पिलर यानी कि मान लीजिए एक घर है जिसमें 4 पिलर लगा होगा, 1 2 3 4, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप लोग पढ़े हैं, ये 3 पिलर है। और चौथा पिलर जो है वो है मीडिया। अगर मीडिया सही बात जनता तक नहीं पहुंचाती है तो फिर कोई देश अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। सरकार का आप गलत बात जानेंगे ही नहीं तो आप उसको सही वोट कैसे देंगे, सिंपल बात है। तो बोल रहा है मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। मीडिया क्या करता था, जो विपक्षी दल है यानी कि जो सरकार में नहीं है उसके बारे में या तो आलोचना करेगा कि देखिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कर। मीडिया का काम आलोचना करना है कि बात बताना है। मीडिया का काम वो नहीं है कि बताए कि कौन अच्छा कर रहा है कौन ख़राब कर रहा है। मीडिया का काम है ये बताना कि क्या हो रहा है। विश्लेषण इंसान पे छोड़ दीजिए, वो कर लेगा, ठीक है। आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो जब मीडिया जो है वो विपक्षी दल का आलोचना कर रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है सो बताओ ना, और उनकी गतिविधि, और मान लीजिए कुछ अच्छा कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको नज़रअंदाज ही करता था, पर छोड़ना यार इन लोगों का क्या ही दिखाएंगे।
ना किसी के सामने इन लोगों का बात पहुंचेगा, क्योंकि जानने का जरिया तो मीडिया है। अब मीडिया जब कुछ बताएगा ही नहीं तो लोगों को पता चलेगा ही नहीं, और लोगों को जब पता चलेगा ही नहीं तो उसको वोट क्यों देंगे। ठीक है, इतना तक धांधली होता था, इतना गलत तरीके से वोटिंग करवाता था ये परी कि मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लास्ट टाइम में ले जाता था। लास्ट टाइम में मान लीजिए कहीं पे चुनाव हो रहा है, और जो चुनाव यानी कि जैसे इंडिया में वो होता है ना, दबाते हम लोग ईवीएम मशीन, अब मान लीजिए मशीन उठा के ले गया दूसरी जगह, क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे पार्टी वाले को वहाँ पे वोट मिलता हो। जैसे होता है ना, लोगों को पता चल जाता है कि इस एरिया से किसको वोट जाने वाला ज़्यादा। अब जहाँ से परी को मिलने वाला है वोट, वहाँ पे तो आ जाओ भाई वोट करो, आ जाओ आ जाओ। और जहाँ पे परी को वोट नहीं मिलने वाला है, हटा दो यार, ख़त्म करो इसको, ले जाओ उठा के मशीन ही ले जाओ। इस तरह का काम वहाँ पे होता था। अब देख रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? इस तरह अगर चुनाव होगा तो बहुत सारे लोग हैं जो वोट दे ही नहीं पाएंगे। इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा होगा जो होता था। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ध्यान है ना कि सही तरीके से, स्वतंत्र तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे और भी बात समझाया है, क्या और क्वेश्चन उठाया है, क्या आपके पास जब ऑप्शन नहीं रहेगा, आप सिर्फ इसके आपके पास ये ऑप्शन है, चाइना में सिर्फ ये ऑप्शन है, तो क्या वो सही में चुनाव हुआ? क्या वास्तविक में चुनाव हुआ? आप मनपसंद चुनाव उसको बोलेंगे, जबकि आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। आप गए वोट देने, बोले एक इंसान को वोट करना है, क्या रहा आपके पास? आप वोट चूज करने गए कि बस अपना गिनती करवाने गए? तो इसी तरह बोल रहा है, आगे लिखा है कि किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। देख रहे हैं क्या हाल है मैक्सिको में? मैक्सिको में हाल ये था कि लोग अगर चाह भी ले कि ये पार्टी ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको हरा देंगे, लेकिन चुनाव इतना गलत तरीके से होता था वहाँ कि वहाँ का लोग ऐसा सोच भी नहीं सकता था, उससे नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि ये पार्टी जो है बहुत तरीके से मैनिपुलेट करती थी किस चीज़ को? चुनाव को। ठीक, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग अब लोकतंत्र का एक और भी विशेषता जान चुके हैं, और वो विशेषता ये है कि अगर कोई देश का जनता चाहती है, अगर किसी देश की जनता चाहती है कि हम अपने शासक जो अभी गद्दी पे बैठा हुआ है, जो अभी राज कर रहा है, जो अभी शासन चला रहा है, उसको हटा दें, तो वो हटा दे, उसको हटाने का ये ताकत हो। वही बोल रहा था दूसरा विशेषता, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष यानी कि फेयर, और स्वतंत्र यानी कि फ्री और एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। जो सत्ता में बैठा है, जो अभी गद्दी पे बैठा है, उसके लिए भी जीत हार होना तय हो, बराबर हो, उसका चांस बराबर हो। समझ रहे हैं? ये नहीं कि हम गद्दी पे बैठ गए तो ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करें कि हम ही गद्दी पे बार बार बैठे रहें। तो बताइए फिर जनता का क्या, डेमोक्रेटिक देश कहाँ हुआ? वो तो गलत तरीके से चुनाव जीता गया देश हो गया। ठीक है, तो दूसरा आप लोग विशेषता जान गए कि लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा और आखिरी इस लेक्चर में देखते हैं, छोटा सा है, और उसके बाद ये अभी ख़त्म करेंगे। देखिए इतना ही है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, एक इंसान जब वोट देगा तो उसका वोट का वैल्यू एक होगा। क्या समझे आप लोग? जब इंसान कोई वोट देने जाता है तो उसका वैल्यू एक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कोई इंसान वोट देगा तो क्या उसका गिनती 2 भी हो सकता है? क्या हो सकता है? ठीक है, जहाँ पे जैसा सिस्टम बनाया जाएगा वहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब हुआ कि एक खास उम्र के लोगों को जब वोट देने का अधिकार मिल जाए, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल। सार्वभौम यानी कि लगभग सभी को, वयस्क यानी कि जो बड़े हैं, और
और वो बड़े कितने, तो अलग अलग देश में अलग। जैसे इंडिया में कितना है वोट देने का एज 18, और मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हुआ कि एक खास उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार मान लिया जाए, दे दिया जाए। और पूरी दुनिया में ये सिस्टम लगभग माना गया है, लेकिन इसके लिए भी लड़ाई बहुत ज़्यादा चला है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक, और अभी भी बहुत देश ऐसा है जहाँ पे कुछ कुछ दिक्कत है। जैसे 3 एग्जाम्पल दिया है। 2015 तक सऊदी अरब जो है वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहली बात तो आपके मन में आएगा कि क्या सऊदी अरब में वोटिंग होता है? तो देखिए, हेड लेवल पे नहीं होता है, कोई दूसरा लेवल पे होता होगा। ठीक है, हेड में तो चलिए वहाँ राजा है, राज परिवार का लोग ही गद्दी पे बैठता है, लेकिन और भी जहाँ भी चुनाव का सिस्टम बनाया गया होगा, जो भी उससे फैसला लिया जाता होगा, लेकिन वहाँ पर अभी तक वोट देने का अधिकार लेडीज़ लोग को नहीं था। कब मिला? 2015 में। एस्टोनिया एक रसिया के बगल में देश है। रसिया दुनिया का एक बड़ा देश, उसी के बगल में ऊपर की तरफ एक एस्टोनिया देश है। एस्टोनिया जो है वहाँ जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, नागरिक समझ रहे हैं आप, जैसे भारत के नागरिक हैं, उसी तरह जो नागरिकता का सिस्टम है वो जो एस्टोनिया के नागरिक हैं वहाँ रूसी अल्पसंख्यक, रूस के कुछ लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक संख्या में कम है ना, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो, तो वो संख्या में कम वाले इंसान जो एस्टोनिया में रहते हैं रसिया के, उनको वोट देने का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मान लीजिए वो वहाँ के नागरिक हैं, अब वो रूसी भाषा बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, अगर वहाँ के उस देश के नागरिक हैं तो वोट देने मिलना चाहिए। हाँ, भाग के आए हैं तो प्रॉब्लम है, जैसे इंडिया में भी हम लोग देखते हैं। फिजी भी एक देश है। फिजी में जो मूलवासी हैं, जो वहाँ के मूल हमेशा से वहाँ रहे हैं, वो लोग का जो वोट का वैल्यू है वो भारतीय मूल के फिजी नागरिक, यानी कि फिजी में बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं। ठीक है, भारतीय मूल के यानी कि कभी उनके पूर्वज भारत में रहे होंगे, आज वो वहाँ पे बस गए हैं, वहाँ के नागरिक हैं, तो उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि मिला हुआ है। लेकिन वोट का वैल्यू अलग है। किसका? जो वहाँ पे हमेशा से रहे हैं उनका वोट का वैल्यू अलग, और जो फिजी के नागरिक हैं उसका वोट का वैल्यू अलग। इसीलिए एक तीसरा विशेषता कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, एडल्ट नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र का एक तीसरा विशेषता कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, जो कि लगभग दुनिया मान लिया है, सबको मिल रहा है, लेकिन हर वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कहा गया है। तो लोकतंत्र का अभी हम लोग 3 विशेषता देखे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये और नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई आपको ऐसा बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा, उम्मीद है जैसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आपके मन में बैठे, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, तो इसको रीडिंग लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि रीडिंग के बिना हम कितना भी समझा दें आपके मन में कहीं भी रहने वाला नहीं है। इसको आप जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज़ कीजिएगा, जितना ज़्यादा टाइम पढ़िएगा, और हमको भरोसा है कि अगर आप लोग समझ गए हैं अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को, तो फिर आपको कोई भी लाइन समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ऐसा हमको भरोसा है। ठीक है, तो रीडिंग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, और अच्छे से पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अभी इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।